हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 2 कंप्लीट कर लिए थे। अब आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। ये सारे एग्जाम्पल आपको बहुत इजी लगेंगे। जब आप इनको खुद करोगे तो बहुत इजी लगेंगे। और एक बार मैन इसमें ये सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ जाता है ना, तो फिर ये सारे सवाल आप खुद भी कर सकते हो। मैन इसमें इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ये आने आपको चाहिए। और नॉर्मल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है, कोई बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं पूछेंगे, ना इंटीग्रेशन आता है, नॉर्मल इंटीग्रेशन इसमें आता है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 3 अपन सोल्व कर रहे हैं। एग्जांपल 3 कह रहा है सोल्व x की पावर 6 d2y/dx2 प्लस 3x x की पावर 5 dy/dx प्लस a² y इक्वल टू x²। सबसे पहला काम क्या होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसको क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो अपने पास d2y/dx2 का गुणांक होता है वो क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसमें x की पावर 6 से भाग दे देंगे। x की पावर 6 से क्या करेंगे, भाग देने पर, तो जैसे x की पावर 6 से भाग देंगे तो अपने के पास यहाँ पे d2y/dx2 हो जाएगा प्लस 3 अपॉन में नीचे x बच जाएगा dy/dx प्लस a² अपॉन में x की पावर 6 y इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर 8 हो जाएगा। अब मानक रूप से क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। जैसे ही मानक रूप से इसकी तुलना करेंगे तो मानक रूप क्या होता है, मानक रूप से तुलना करने पर, तो मानक रूप से तुलना करेंगे तो मानक रूप क्या होता है अपने पास इसका, d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर होता है। इससे तुलना करेंगे तो p के स्थान पर हो जाएगा अपने पास 3 अपॉन में x, क्यू के स्थान पर हो जाएगा x² अपॉन a की पावर 6 और r के स्थान पर हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन x की पावर 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्वतंत्र चर को अपन क्या करेंगे, x को z में परिवर्तित करने पर समीकरण अपने पास क्या हो जाएगी, d2y/dz2 प्लस p1 dy/dz प्लस q1y इक्वल टू r। अपने को क्या करना है, p1 की वैल्यू निकालनी है, q1 की वैल्यू निकालनी है और r1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे अपने को पुट करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को q1 की वैल्यू निकालनी होती है। q1 का फॉर्मूला क्या होता है, q1 का फॉर्मूला होता है q1 इक्वल टू होता है अपने पास q अपॉन में dz अपॉन में dx का होल स्क्वायर, यही होता है। तो q अपने पास तो दिया हुआ है, q तो अपने पास दिया हुआ है a² अपॉन में x की पावर 6 और नीचे आ गया dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि z का चयन करने के लिए अपने को क्या करना है, z का चयन इस प्रकार करें कि q1 का मान क्या होना चाहिए, q1 का मान ये कांस्टेंट जो होता है ना इसी के इक्वल होता है। q1 का मान किसके इक्वल होता है, a² के इक्वल होता है। q1 का मान किसके इक्वल होता है, a² के इक्वल होता है। जो कांस्टेंट होता है उसको अपन क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। तो q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, a² हो जाएगा। तो q1 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, a²। अब जैसे ही a² अपन रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा a² इक्वल टू a² अपॉन x की पावर 6 dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 6। इसका स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो ये 1 अपॉन x की पावर 3, फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो dz इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 3 का इंटीग्रेशन। तो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन अपन कैसे करते हैं, जैसे ही इसका करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अपने पास, x की पावर -3 प्लस 1 अपॉन में -3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 अपॉन में हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा अपने पास -2 अपॉन x। तो x z की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, अभी अपने पास z की वैल्यू आ गई। इसके बाद में क्या करेंगे अपन, किसकी वैल्यू निकालनी है, p1 की वैल्यू निकालनी है। p1 की वैल्यू क्या, सूत्र क्या होता है, d2z अपॉन dx2 प्लस p dz अपॉन dx अपॉन में हो जाएगा dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। dz अपॉन dx का होल स्क्वायर की वैल्यू तो है 1 अपॉन x की पावर 6, यहाँ से dz अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन x की पावर 3 और d2z अपॉन dx2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कैसे आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा बताओ, x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा -3 और -3 और -1, तो ये हो जाएगा -3x की पावर -4, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन x की पावर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन x की पावर 4 हो जाएगा। जैसे ही अपने वैल्यू रखेंगे तो d2z अपॉन dx2 की वैल्यू हो जाएगी -3 अपॉन x स्क्वायर, p की वैल्यू अपने पास 3 अपॉन x है
और dz अपॉन dx की वैल्यू 1 अपॉन x की पावर 3 और ये नीचे 1 अपॉन x की पावर 3। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास p1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अपने पास 0 आ जाएगी। p1 की वैल्यू किसकी आ जाएगी, 0। अब इसी प्रकार अपन r1 की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू क्या होती है, r1 इक्वल टू r अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर, r इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर 8 a 1 अपॉन x की पावर 6। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये होता है 1 अपॉन x की पावर 8 और ये हो जाएगा x की पावर 6 अपॉन में 1, तो ये x की पावर 2 नीचे बच जाएगा, तो ये r की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, r की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 1 अपॉन x स्क्वायर। अब देखो इसमें अपने पास ये जो समीकरण होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अपने को इसमें भी r1 की वैल्यू भी अपने क्या करेंगे, इसमें ही कन्वर्ट करेंगे। तो अपने पास जेड की वैल्यू क्या आई है, अपने पास जेड की वैल्यू आई है माइनस का 1 अपॉन 2x स्क्वायर। अपने को 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 इधर आ जाएगा और माइनस आ जाएगा, तो 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू अपने पास किसकी इक्वल आ जाएगी, -2z। तो r1 की वैल्यू अपने पास क्या होगी, -2z। अब एक कहोगे सर अपने ये r1 की वैल्यू अपने माइनस जेड में क्यों निकाली है, क्योंकि देखो ये समीकरण जैसे ही जेड में कन्वर्ट होगी, देखो ये जेड में कन्वर्ट होगी ना, तो इसके सारे मान क्या आने चाहिए, जेड के फॉर्म में आने चाहिए, इसलिए अपन इसको भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये r1 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास -2z, और फिर अपन ये जेड की वैल्यू है ना वापस उठा के, है ना, जब अपन इसका सॉल्यूशन कर लेंगे तो वापस अपन जेड की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो अब समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक में अपने पास समीकरण एक तो क्या थी, ये थी d2y बाई dz2 प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1y इक्वल टू r1। q1 की वैल्यू अपने पास a स्क्वायर की वैल्यू थी और r1 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, -2z। तो d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू y -2z। तो सहायक समीकरण लिखेंगे। अब CF और PI निकलेगा दोनों, क्योंकि CF भी निकलेगा और इसके राइट साइड में भी है पद, तो इसका PI भी निकलेगा। तो CF और PI दोनों निकालेंगे तो D की जगह m रख देंगे, m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से m इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा a। अचर गुणांकों वाली जो रेखिक अवकल समीकरण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें CF और PI तो बहुत ही बार पूछे, तो CF PI का आपका अभ्यास भी हो जाएगा और आपको वो यूनिट भी अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपने के पास क्या हो जाएगा, जब इसका CF लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड में लिखा जाएगा C1 cos z az प्लस C2 sin az। यदि अपन z की वैल्यू यहाँ भी रख सकते हो और लास्ट में रखना चाहो तो लास्ट में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो CF की वैल्यू हो जाएगी C1 cos z की वैल्यू रखेंगे तो -1/2x स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, -1/2x स्क्वायर। अब अपन इसका क्या निकालेंगे, PI निकालेंगे। अब PI निकालने के लिए देखो -2 तो बाहर आ गया, है ना। अब आपको पता है इसका PI कैसे निकलेगा, -2 तो बाहर, जेड का कैसे निकालते हैं अपन, PI द्विपद प्रमेय से प्रसार करके निकालते हैं। एक पद को एक बनाना होता है और दूसरे पद को एक से कम बनाना होता है। तो यहाँ पे अपन कॉमन क्या लेंगे, देखो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर अपन क्या ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो ए स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा -1 की पावर में जेड। अब आपको ये देखना है कि इसका प्रसार है वो कहाँ तक करना है, जितना अपन इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं उतनी तक ही करना है। जेड का डिफरेंशिएशन अधिकतर कितनी बार कर सकते हो आप, जेड का डिफरेंशिएशन आप एक ही बार कर सकते हो भाई, जेड का मान एक डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में किया एक ही बार कर सकते हो। दूसरी बार जैसे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो अपन दो पावर वाले पद तो यहाँ पे बचेंगे नहीं, तो इसका एक ही बार क्या कर देंगे अपन, इसका एक्सपेंशन कर देंगे। तो 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर -1। अब आपको पता है 1 प्लस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है, -1 कहाँ जाता है, ये -1 यहाँ आ जाता है, तो 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जेड, अब मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, जेड -1 अपॉन ए स्क्वायर डी स्क्वायर जेड। जेड का डिफरेंशिएशन दो बार करना है, डी का मतलब ये होता है, देखो डी का मतलब क्या होता है, डी यदि मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और 1 अपॉन डी है तो इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास जेड -0, तो ये बचेगा। अब जेड की वापस वैल्यू उठा के रख देंगे, तो जेड की वैल्यू यहाँ उठाओ तो यहाँ उठा के रख दो, और वहाँ रखोगे तो वहाँ रख दो। जेड की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ से -1/2x स्क्वायर, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। लास्ट में CF PI को ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, ये
ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 4 को अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 4 को कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व x d2y by dx2 minus dy by dx minus 4x की पावर 3 y 4x क्यूब sin x स्क्वायर। तो सबसे पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट के लिए अपन क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x से डिवाइड कर देंगे, x से भाग देने पर x से भाग देंगे तो d2y by dx2 minus 1 upon x dy by dx minus 4x स्क्वायर y इक्वल टू 4x स्क्वायर sin x स्क्वायर। फिर मानक रूप से तुलना कर देंगे तो p की वैल्यू माइनस 1 अपॉन एक्स, q की वैल्यू माइनस 4x स्क्वायर और r की वैल्यू 4x स्क्वायर sin x स्क्वायर। x को z में कन्वर्ट करेंगे तो वही बन जाएंगे d2y by dz2 प्लस p1 dy by dz प्लस q1 y इक्वल टू r1। अब अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले q की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब देखो q की वैल्यू क्या अपने पास, माइनस का 4x स्क्वायर dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो बताओ q1 की वैल्यू को क्या सजेस्ट करूंगा मैं, q1 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, माइनस का 4। वैसे हालांकि कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें क्या होता है कि जैसे माइनस 4 लेंगे तो ये माइनस 4 हट जाएगा और अपने पास आराम से इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये माइनस 4 ले लेंगे तो यहाँ से माइनस का 4x स्क्वायर dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो माइनस 4 से 4 कैंसिल आउट, ये सोल्व कर देंगे अपन। ठीक है, तो ये एक सवाल है जिसमें आपको अलग वैल्यू लेकर भी कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ यही मेथड याद रखना है कि आपको Q1 की वैल्यू अपने को इस प्रकार से ही लेनी होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे Q1 की वैल्यू माइनस का 4 हो गया, जैसे अपने को सोल्व किया तो dz अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया, x बच गया। अब इसका क्या कर दो, डिफरेंस इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो dz इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2z। तो जहां जहां एक्स स्क्वायर वहां पे अपन क्या रख देंगे 2z, क्योंकि z में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। तो P1 का फॉर्मूला क्या होता है, d2z अपॉन dx2 प्लस p dz अपॉन dx अपॉन dz का dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो d2z अपॉन dx2 इक्वल टू क्या है, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, प्लस p की वैल्यू माइनस 1 अपॉन x और dz अपॉन dx की वैल्यू इंटू x और dz अपॉन dx का स्क्वायर। यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी प्रकार अपन r की वैल्यू निकाल लेंगे। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या रख देंगे 2z, तो ये 4 साइन 2z। अब अपन क्या करेंगे, ये अचर गुणांकों वाली समीकरण बन जाएगी। ये समीकरण थी अपने पास, इस समीकरण में वैल्यू रख देंगे तो ये बन गई जो कि अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण। अब इसका CF और PI निकाल देंगे, बस वही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो CF के लिए क्या करेंगे अपन बताओ, D की जगह m रख देंगे, तो m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, m बराबर प्लस माइनस 2। m के मान डिफरेंट डिफरेंट आ गए, m का मान 2 आ गया और माइनस 2 आ गया। तो CF कैसे लिखते हैं, C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर माइनस 2z, और z के स्थान पर क्या लिख देंगे अपन, z के स्थान पर क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, या सीधा ही 2z के स्थान पर क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर। तो C1 एक्स e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, CF हो गया। PI के लिए क्या करते हैं, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 साइन 2z। अब देखो साइन के पद आते हैं तो साइन और कोस में क्या होता है, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या रखते हैं, माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, मतलब माइनस और ए का स्क्वायर करना, पहले ए स्क्वायर का स्क्वायर करना है फिर माइनस लगाना उसके। तो ए के स्थान पर अपने पास यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर करके फिर आगे माइनस लगाना है, तो रख दो डी के स्क्वायर के स्थान पर माइनस फोर माइनस 8 हो गया साइन 2z। फिर बस ये सॉल्यूशन हो गया, माइनस 1/8, तो माइनस का 1/2 साइन 2z की वैल्यू अपन वापस रख देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2z, और ये लास्ट में CF प्लस PI हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है यदि आप इनको करोगे ना खुद, इसलिए मैं देखो लिख के लाने का मतलब यही होता है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब यही वीडियो को मैं यदि बनाऊंगा, मतलब लिख के बनाऊंगा ना, तब यही वीडियो मेरे कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनेगी, उसमें आपका 1 घंटा टाइम वेस्ट होएगा। उससे अच्छा है कि मैं इनको लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने जब मैं पहला वीडियो बनाता हूँ ना, तो उसमें तो मैं आपको क्या कर देता हूँ, अच्छे से 1-2 सवालों को खुद करवाता हूँ, फिर मैं तीसरे चौथे सवाल के लिए मैं आपको इनके लिख के ही लाता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 और देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 में क्या है, cos x d2y by dx2 प्लस sin x dy by dx माइनस 2 cos क्यूब x y इक्वल टू 2 cos स्क्वायर की पावर 5 x। तो क्या करेंगे, cos x से भाग देंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, cos x से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जैसे ही cos x से भाग दोगे तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan x, और ये cos स्क्वायर x 2 cos की पावर 4 x।
मानक रूप से तुलना करेंगे तो p बराबर 10x, q बराबर -2 cos स्क्वायर x और r बराबर 2 cos की पावर 4x। x को z में परिवर्तित करने पर ये समीकरण हो जाएगी। सबसे पहले अपन निकालेंगे q की वैल्यू, तो q1 इक्वल टू क्यू अपॉन में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो q की वैल्यू क्या है -2 cos स्क्वायर x dz अपॉन में dx का होल स्क्वायर। अब q1 को सजेस्ट करना है, तो q1 की वैल्यू यही माननी है अपने को, क्या -2, ठीक है, ताकि ये हट जाए यहाँ से। तो q की वैल्यू अपनी हो जाएगी -2। तो यहाँ जैसे सोल्व करेंगे तो -2 से तो -2 कैंसिल आउट, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, cos स्क्वायर x dz अपॉन dx इक्वल टू cos x। तो यहाँ से z इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, ठीक है। तो z इक्वल टू क्या आ गया, sin x। अब p की वैल्यू निकाल लो, p1 की d2z अपॉन dx2 प्लस p dz अपॉन dx, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, cos स्क्वायर x के, dz अपॉन dx किसके इक्वल आएगा, cos x के, और d2z अपॉन dx2 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में sin x। जैसे अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे तो p1 की वैल्यू अपने पास क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब r1 की वैल्यू निकाल लो, r1 इक्वल टू क्या होता है, r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर 2 cos की पावर 4x अपॉन cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x अपने पास बचेगा। जैसे ही cos स्क्वायर x है, अब z में कन्वर्ट हो गया ना पूरा, तो z में अपन वैल्यू रखेंगे, और z में वैल्यू रखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको साइन में करेंगे। तो देखो z की वैल्यू तो अपने पास आई है, देखो साइन के रूप में, z इक्वल टू क्या है, साइन x आया, z इक्वल टू क्या है अपने पास, साइन x आया। तो इसको साइन x में कन्वर्ट करेंगे ना, तो cos स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टू 1 माइनस जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो वही अचर गुणांकों वाली एक खगोल समीकरण बन जाएगी, जो कि उसको वही सी एफ और पी आई से सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 0, एम बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √2, सी एफ इक्वल टू हो जाएगा C1 ई की पावर √2z प्लस C2 ई की पावर -2 √2z हो जाएगा, ठीक है। और z की वैल्यू अपन क्या रख देंगे, साइन एक्स रख देंगे, रख दिया, तो ये हो गया। अब पी आई कैसे सोल्व करेंगे, 1 अपॉन डी स्क्वायर -2 टू 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे 2 माइनस 2z स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए अपने पास क्या करेंगे, e की पावर 0z मान सकते हैं, और ये एक्सपेंशन से हो जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो देखो क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 0 स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन 0 के स्क्वायर -2, तो माइनस का ये तो बच जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस में बचेगा -2z स्क्वायर। अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के लिए -2 अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो -2 जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बच गया, और ये हो गया 1 प्लस डी स्क्वायर बाई -2 हो जाएगा, तो माइनस ये आ जाएगा। अब जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये देखो जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितनी बार कर सकते हो आप, 2 बार कर सकते हो। पहली बार करोगे तो 2z मिलेगा, दूसरी बार करोगे तो 2 मिलेगा। तो इसको ऊपर ले जाएंगे 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 2 की पावर -1, इसका ये जो माइनस है ना ये आ जाता है, तो ये 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2, और इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1/2 डी स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी स्क्वायर जेड स्क्वायर का। तो पहली बार जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2z हो जाएगा, और दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो 2/2 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट, ये जेड स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे वापस, जेड इक्वल टू क्या था, साइन एक्स। तो लास्ट में वाई इक्वल टू सी ए प्लस पी ए लिख देंगे। तो C1 ई की पावर रूट साइन एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस रूट साइन एक्स, है ना, माइनस का रूट साइन एक्स। और फिर आगे हो जाएगा अपने पास पी आई हो जाएगा अपने पास क्या, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपके 5 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए। अब अगले लेक्चर में अपन करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट मेथड, उसका नाम है प्राचल वितरण विधि। एग्जाम्पल नंबर 6 बचेगा, वो आपको खुद को करना है, शेल्फ प्राचल वितरण विधि। वेरिएशन पैरामीटर मेथड, ये भी इजी सा सवाल आपके, वेरिएशन पैरामीटर मेथड। इससे आपका श्योर एक क्वेश्चन आना है लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से क्या आने वाला है, ये आने वाला है।
जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना लॉन्ग के, उनमें से एक क्वेश्चन अपने किसका बनेगा, प्राचल विचरण विधि का। मैंने आपको बताया था लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। देखो एक लॉन्ग क्वेश्चन तो बनेगा अपने पास फर्स्ट यूनिट से, और फर्स्ट यूनिट से कौन सा बनता है, फर्स्ट यूनिट से या तो x की पावर h y की पावर k वाला जो है ना उससे बनता है। या आपको दो सवाल बन जाएंगे ऐसे फर्स्ट और सेकेंड से, कि एक तो समघात का दे दिया, एक रेखिक का दे दिया, या एक रेखिक का दे दिया, एक बर्नौली समीकरण दे दी, इस प्रकार से बन जाएंगे। या x की पावर h और y की पावर लास्ट एक्सरसाइज है ना वो उससे बनता है, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन बनता है ना, वो दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका कहाँ से, सेकेंड यूनिट से। सेकेंड यूनिट में क्या देंगे आपको, देखो इस प्रकार से दे देंगे डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2y, और यहाँ पे 3-4 फंक्शन दे देंगे, जैसे e की पावर 2x दे दिया, x स्क्वायर दे दिया, sin x दे दिया। इस प्रकार को आपको 3-4 फंक्शन दे देंगे, और उनका अपने को क्या निकालना होगा, पी और सी एफ निकालना है। तो ये बड़ा सवाल बना के दे सकते हैं, और इसमें भी हो सकता है कि आपको 2 क्वेश्चन दे दें बड़े टाइप से, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन जो होता है, थर्ड जो यूनिट होती है, थर्ड यूनिट जो है ना, उस थर्ड यूनिट में आपको ये वेरिएशन पैरामीटर मेथड से क्वेश्चन आता है लो। और इसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन आता है वो आपका फोर्थ यूनिट से टारपिट मेथड, टारपिट विधि ये आती है। पांचवी से आपकी मोंगे मेथड पूछ लेंगे, या अचर गुणांकों वाली रेखिकांश युगल समीकरण पूछ लेंगे, ठीक है। तो मैं 5 यूनिट में जब कराऊंगा तो मैं बता दूंगा आपको। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, भाई आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करो, भाई जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको शेयर करें, कोई अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और जिनको भी भाई नोट्स चाहिए, मैं साथ साथ में नोट्स शेयर कर रहा हूँ, और ग्रुप में भी उनको मैं ऐड कर रहा हूँ, ताकि मेरे को किसी को पर्सनल सेंड ना करने पड़े नोट्स, भैया एक एक को सेंड करना पड़े। तो उससे अच्छा है कि मैंने ग्रुप बना रखे हैं, और इस नंबर से मैंने अपना व्हाट्सएप मेरा है, इसमें मैंने ग्रुप बना रखा है आपको। और इस ग्रुप में क्या है कि मैं आपको नोट्स, वीडियो और भी कोई चीज़ें हैं जो जो आपके लिए हेल्पफुल है, वो सारी मैं इसमें आपको भेज देता हूँ, ठीक है। तो जो भी इस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप से जुड़े, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया है, और इसमें आपको 6 सेमेस्टर तक आपको क्लासें मिलेंगी। तो आपको इस पे क्या करना है, मैसेज करना है, ठीक है। जिन्होंने नोट्स नहीं लिए, मैं इस पर नोट्स सेंड कर देता हूँ, वीडियो सेंड कर देता हूँ, और कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप उस पर पूछ भी सकते हो पर्सनल। आपको हो सकता है कि भी रिप्लाई हाथों हाथ ना मिले, थोड़े टाइम के बाद में मिल जाए, पर आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।